जैसे आप यहाँ पे देखोगे इनके जो क्लिप्स लगाए हैं यहाँ पे, इन्हें भी रस्टिंग हो रही है। पिकअप की बाइक की पिकअप बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मैंने पिकअप एकदम से बढ़ाई और वो बंदा एकदम पीछे हो गया था। वैसे जो इसका मड गार्ड है ना, वो कंपनी से फिट होके तो आता है, पर वो सीधा नहीं होता, वो तिरछा होता है। क्या आप भी लेना चाहते हो एक रेट्रो लुकिंग मॉडर्न बाइक एंड कंसीडर कर रहे हो जावा 42 2.1 को, तो आई एम श्योर आप जानना चाहोगे इसके ओनर का क्या कहना है, क्या अच्छाइयाँ हैं बाइक में, क्या बुराइयाँ हैं, कितना माइलेज ओनर को मिलता है। इन्हीं ऑटो रिडल को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ गए आपके लिए जावा 42 2.1 का एक ओनरशिप रिव्यू। स्वागत है आपका ऑटो रिडल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सूरज और आप सभी को मेरा एक हाई रेविंग नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे साथ है मिस्टर विश्वास। क्या हाल है विश्वास भाई? कैसे? बहुत बढ़िया। विश्वास भाई की है ये जावा 42 2.1। तो विश्वास भाई लेट्स कट टू द चेस, कब ली थी आपने बाइक और कितना चला लिया आपने बाइक को? मुझे अप्रॉक्स अभी तक इसको लिए हुए हो चुका है 6 से 7 महीने और मैं इसको लगभग 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 3000 किलोमीटर चला लिया आपने। जब आपने जावा 42 ली थी तो कौन कौन सी बाइक आपने कंसिडर करी थी एंड जावा 42 2.1 को ही आपने क्यों चूज़ करा? स्टार्टिंग में तो मैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड के पास ही गया था, क्योंकि उसी का नाम चल रहा है काफ़ी पहले से ही, काफ़ी स्टार्टिंग से मार्केट उन्हीं की इस्टेब्लिश्ड है। तो स्टार्टिंग में पहले रॉयल एनफील्ड ही चेक करी थी मैंने, क्योंकि रीज़न क्या था कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, बट मेरे पेरेंट्स को थोड़ी बुलेट लवर है वो थोड़े, तो मेरे को कुछ रेट्रो लुकिंग में चाहिए थी। उनको रेट्रो लुकिंग में चाहिए। ओके। तो उस टाइम पहले तो हमने रॉयल एनफील्ड देखी थी, तो मुझे खास रॉयल एनफील्ड लेने का मन नहीं था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है अब, तो हर दूसरे तीसरे घर में दिखती है रॉयल एनफील्ड। तो वहीं पे एक दिन ऐसी राजपुर रोड की तरफ कहीं जा रहा था मैं, एंड मुझे रास्ते में एक जावा दिखी ऐसी, एक ब्लैक मैट ब्लैक पे पूरी। तो उस टाइम मेरा अट्रैक्शन इसकी तरफ आया एकदम से कि यार ये क्या चीज़ है, ऐसी एकदम से नई बाइक दिखी मेरे को। तब मैंने वहाँ जो ओनर था उसको एक बार, जब साइड में रुका हुआ था, तो मैंने उसको पूछा था कि आपकी कौन सी बाइक है, क्या है इसका। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जावा की बाइक है और ये अभी लॉन्च हुई है, मतलब जिस टाइम मैंने ली उसके 1 महीने पहले ही ये लॉन्च हुई थी। ये जावा 42 2.1 वर्जन, राइट? 42 2.1 वर्जन जो था वो उसी टाइम लॉन्च हुआ था वो। और फिर मैंने इसके शोरूम में गया था, जो कि आपका राजपुर रोड पे पड़ता है। तो वहाँ पे जाके मैंने बाइक देखी थी, तो मुझे रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा अच्छी यही लगी थी उस टाइम में, तो मैंने फिर यही परचेज कर ली थी बाइक। तो क्लासिक 350 को आपने रिजेक्ट कर दिया था एंड जावा 42 को चूज़ कर लिया था मैंने। ठीक है। तो विश्वास भाई बाइक में आपको सबसे अच्छी चीज़ अभी तक क्या लगी है? सबसे बेस्ट जो बात है इसकी वो है इसका पिकअप पावर, बहुत ज़बरदस्त है इस बाइक की। इनफैक्ट ये अभी सिर्फ 300 सीसी में है, मतलब 293 सीसी में है, बट जो इसका पावर और पिकअप है वो क्लासिक 350 से ज़्यादा है। क्लासिक 350 से ज़्यादा पावरफुल है और पिकअप अच्छा है इसका। एंड एक चीज़ जो आपको बाइक में बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। कितना ग्राउंड क्लियरेंस लगभग मिलता है आपको इसमें? मुझे इसमें अराउंड 165 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि मतलब सोलो राइडिंग के लिए ठीक है, बट जहाँ फैमिली के लिए इसको लेते हो और पीछे किसी को बिठाते हो, जो इसका मेन स्टैंड है वो लगने लग जाएगा। अच्छा, मेन स्टैंड इसका लगना था। 165 इज फेयर इनफ, ठीक ग्राउंड क्लियरेंस है, बट इसका मेन स्टैंड नीचे लगता है। मेन स्टैंड नीचे लग जाता है, वो भी जब आप पिलियन राइडर को बैठाते हो साथ में। हाँ, पिलियन राइडर साथ में बैठता है और स्पीड ब्रेकर आएगा तब। ओके। एंड क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जावा 42 के? बाकी ये है कि इसमें डबल एग्जॉस्ट दे रखा है, और सेकंड जो इसका पिकअप मैंने आपको बता दिया था। थर्ड, इसकी जो सीट है वो बिल्कुल फ्लैट है, जो पिलियन पीछे बैठता है उसको पूरा कंफर्ट रहता है। ऐसा नहीं कि वो अग्रेसिव पोजीशन में बैठा है, ना तो इसमें पिलियन एग्रेसिव में रहता है और ना ही इसमें जो राइडर होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव में तो नहीं, थोड़ा एग्रेसिव में रहता है, बट ज़्यादा एग्रेसिव पोस्टर नहीं रहता है इसमें। तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है पिलियन राइडर के लिए भी, राइडर के लिए भी। हाँ, लॉन्ग रूट के लिए बेस्ट है अगर आप सोलो में जा रहे हैं तो। एंड और कोई पॉजिटिव पॉइंट और क्या पसंद है आपको बाइक में? इसमें डुअल चैनल ABS है, आगे भी और पीछे भी ABS दोनों जगह लगे हैं। अलॉय व्हील्स में आती है। ब्रेकिंग कैसे है? डुअल चैनल ABS की परफॉर्मेंस कैसी है? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, मतलब आप जिस पॉइंट पे इसकी ब्रेक लगाओगे ना उसी टाइम पे लग जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगाओगे बिल्कुल आगे जाकर रुकेगी, मतलब अगर आप 80-90 का राउंड पे हो और यहाँ पे ब्रेक लगाते हो उस पॉइंट पे, तो आपकी यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगी आपकी। मतलब ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, डुअल चैनल ABS में कोई इशू नहीं है। और क्या अच्छा लगा आपको बाइक में? और बाकी ये है कि पूरी मैट ब्लैक में आती है। आई गेस अब तो अभी भी शायद कोई ऐसी बाइक नहीं आई जो पूरी मैट ब्लैक में हो। इसका पूरा इंजन से लेकर सब कुछ इसका मैट ब्लैक है। बाकी हम कोई और जैसे क्लासिक 350 भी आप उठा लो, उसका भी जैसे मैट ब्लैक बीच में लेके आए थे, और जो उसका इंजन में बीच में क्रोम फिनिश दे रखा था, कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर, इन सब में क्रोम फिनिश आता है इंजन में। बट ये एक इकलौती ऐसी है जिसका पूरा मैट ब्लैक है। तो मतलब लुक्स काफ़ी अच्छे, मैट ब्लैक आपको काफ़ी मॉडर्न बाइक लगती है उसमें, राइट? तो विश्वास भाई और क्या अच्छा लगा आपको बाइक में, क्या पॉजिटिव्स हैं? अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें आगे रेडिएटर वो दे रखा है, लिक्विड कूल्ड इंजन दे रखा है इसको,
जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। और इनफैक्ट लॉन्ग राइड्स पे भी जब मैं जाता हूँ, मतलब मैंने शायद इसको अब तक का लॉन्गेस्ट था मेरा शायद 110-120 किलोमीटर वन साइडेड। ओके। तो उसमें जब मैंने राइड करी थी, कंटिन्यूस राइड करी थी, बीच में शायद मुश्किल से 5 से 10 मिनट रुका था मैं। एंड इंजन में इतनी हीटिंग नहीं थी, मतलब जैसे आप नॉर्मल बाइक से चलाते हैं उनमें पैरों में हीटिंग बहुत ज़्यादा ब्लो करते हैं, इसमें पैरों में गर्म हवा ब्लो नहीं हो रही थी। बाकी ऐसा है कि अगर लॉन्ग रूट्स पर कभी कोई जाता भी है तो उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसको बूट्स नहीं पहनने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको बूट्स से पहनने, नॉर्मल शूज़ में भी पहन रहे हो, आप चला रहे हो उसे तो हीटिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा। बाकी आप नॉर्मल बाइक्स पे देखो तो उसमें बूट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो 300 या 300 से ऊपर सीसी की बाइक होती है वो हीट ब्लो करती है बहुत ज़्यादा। राइट। सिंगल सिलेंडर होने के मतलब डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कंप्रेशन रेशो थोड़ा सा हाई होता है परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बट इसमें आपको राइडिंग बूट्स वगैरह पहनने की जरूरत नहीं, नॉर्मली पहनोगे हीट आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। और क्या अच्छा लगा विश्वास भाई आपको बाइक में? बाकी लुक्स के हिसाब से इस पे आपको साइड व्यू मिरर मिल जाता है, हैंडल बार मिरर मिलता है। ये कंपनी फिटेड है, आपने आफ्टर मार्केट नहीं लगाया? आफ्टर मार्केट नहीं लगाया। आफ्टर मार्केट अगर आपको साइड व्यू लगाना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं 2, आप यहाँ पे लगवा सकते हैं अगर चाहे तो। मतलब ऑप्शन है आपके पास, इनको आप यहाँ पे प्रॉपर मिरर्स लगवा सकते हो, बट कंपनी फिटेड साइड वाले आते हैं। और इनको हटा के आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं अपना क्रैश गार्ड वगैरह लग सकता है। और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है ये विश्वास भाई बाइक में? बाकी ये है कि जो इसका सीट का जो हाइट है वो शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि अप्रॉक्स आपको मिलता है 765 mm के आसपास की आपकी ग्राउंड हाइट मिलती है। एंड जैसे मेरी हाइट है 5556 के आसपास है मेरी हाइट, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड अगर मेरे से कोई छोटा आदमी भी होगा तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। एक बार बैठ के दिखाओगे विश्वास भाई? आपकी हाइट आपने बताया 55? हाँ 55। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे अभी पूरे पैर नीचे लग रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं खड़ा भी होना चाहूँ तो मैं इससे ऐसे खड़ा भी हो सकता हूँ। राइट। तो मतलब शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत सही है। 55 है, फिर भी आप पूरे के पूरे पैर नीचे रख पा रहे हो। अगर थोड़ी सी और छोटी हाइट भी होगी तो भी इजीली चला पाएंगे। ठीक है। और सेकंड ये है कि हाइट के साथ साथ इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि आपको शायद 176 किलोग्राम्स के आसपास मिलता है। जो बाकी आप रेट्रो बाइक्स पे जाओगे उनका 190 से ऊपर ही रहता है, बट ये एक ऐसी बाइक है जिसका 170 तक आपको वेट मिलता है। तो थोड़ा मैनेज करने में आसान रहती है। कभी अगर ज़्यादा ट्रैफिक, आपको पता है इंडिया ज़्यादा ट्रैफिक का एरिया पूरा, तो वहाँ पे इसका प्लस पॉइंट यही आता है कि मेंटेन और इधर उधर अगर मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, सिटी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी हो जाती है। राइट। और क्या अच्छा लगा विश्वास भाई आपको बाइक में? फिलहाल तो अभी इतना ही पता लगा मेरे को इसके बारे में, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा इसको चलाई नहीं, 6 से 7 महीने हुए हैं। आगे चल के देखते हैं अभी और ज़्यादा इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स अभी पता लगेंगे, बट फिलहाल मेरे को अभी इतना ही इस पे जो है एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, तो ये थे बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी बात कर लेते हैं बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। विश्वास भाई जैसे आपने बताया था सबसे बेकार आपको बाइक में लगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, और क्या क्या चीज़ें आपको बाइक में अच्छी नहीं लगी? जो सबसे पहले दिन ही जो मुझे को नेगेटिव मिल गया था वो था कि इसमें बाइक में रस्टिंग हो रही है जगह जगह पे। पहले दिन ही मैंने देख लिया था। बस जब मैं पहले दिन क्या हुआ था, सबसे पहले जो मेरा नेगेटिव पॉइंट था वैसे जो इसका मड गार्ड है ना, वो कंपनी से फिट होके तो आता है पर वो सीधा नहीं होता, वो तिरछा होता है। तो मेरे को रास्ते में किसी आदमी ने बाइक रोक के मेरे को बताया था कि भाई साहब का ना मड गार्ड जो है टेढ़ा है। फर्स्ट दिन ही डिलीवरी लेते हुए से निकालते ही, अच्छा, बाहर राजपुर रोड पे मैंने बाहर निकाली एंड वहीं पीछे किसी ने मेरे को रोक दिया। तो मैंने वहाँ सर्विस सेंटर शोरूम में कॉल करा, उन्होंने मुझे बोला कि सर्विस सेंटर में चले जाओ। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, सीट खोली और उसको ऐसे खींच के सीधा करा। मतलब वो उनका ये कहना था कि जो कंपनी से आता है, कंपनी से ही ऐसा फिट होकर आता है तिरछा होके, मतलब कंपनी में ही ये ड्रॉबैक है इसका। मतलब पता नहीं उसका फ्रेम को लेकर गड़बड़ है कि सिर्फ मड गार्ड में गड़बड़ थी। तो एक तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था इसका ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, ठीक है, मेन स्टैंड हमेशा लगता है। अगर पीछे कोई बैठ गया पिलन तो स्पीड ब्रेकर अगर बहुत कम हाइट का तो कुछ नहीं है, जब मीडियम हाइट का स्पीड ब्रेकर आ जाएगा ना वहाँ मेन स्टैंड लगेगा। और हाई स्पीड पे तो ज़बरदस्त वाला लगता है, मतलब झटका लगता है। और जैसे आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं, मसूरी वगैरह कहीं घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो वहाँ बाइक लेटती लेते, कोई सी बाइक ले लो लेट आनी पड़ती है कहीं ना कहीं, अगर आप 30 की स्पीड पे हो तब भी स्टैंड लगता है और एकदम से झटका जर्क लगता है ऑपोजिट साइड की तरफ, तो एक्सीडेंट होने के वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब मैं अपने साथ एक दोस्त को पीछे बिठा के ले गया था और जब मैंने साइड में लेटा रहा था तो जैसे इसका मेन स्टैंड नीचे लगा तो मेरे को वापस पीछे की तरफ एक फोर्स लगा था मोड़ते टाइम। अब मोड़ते टाइम क्या, अगर बाइक एकदम सीधी हो जाए तो टर्न के बिल्कुल बाहर जाती है, बट हमारी स्पीड उस टाइम कम थी तो हम उस टाइम बच गए थे। तो मतलब अगर इस बाइक में आपको लीनिंग करना है तो ये बिल्कुल भी नहीं, सेंटर स्टैंड निकालना ही पड़ेगा। करो ही मत, मैं तो ये कहूँगा करना मत, क्योंकि हमारी तो फिर भी स्पीड कम थी, बट जो मोस्टली आजकल की यूथ जो लीनिंग करता है वो हाई स्पीड पे करता है। और एक बार इसका स्टैंड नीचे लग गया ना, बाइक अपने आप सीधी हो जाती है। मतलब आप जैसे घुमा रहे हो, घूमेगी नहीं, सीधी जाएगी जहाँ पर भी जा रही होगी। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है इसके साथ। ठीक है। और क्या ड्रॉबैक है? और ड्रॉबैक ये है कि रस्टिंग मैंने जैसा आपको बता दिया था, रस्टिंग का मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे साइलेंसर पे भी यहाँ पे रस्टिंग का इजीली दिख रहा है।
तो ये यहाँ पे रस्टिंग दिख रही है, और कहाँ का मतलब सिर्फ साइलेंसर पे नहीं, रस्टिंग है? साइलेंसर पे नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे भी देखोगे ना, आई डोंट नो, मतलब ये सारी बाइकों में ऐसा होता है कि सिर्फ इसमें हो रहा है, बट जैसे पेंट इन्होंने यूज़ कर रहा है जहाँ पे बोल्ट लगा है, यहाँ पे पूरी रस्टिंग हो चुकी है, राइट। ये पेंट झड़ चुका है पूरा। तो पेंट क्वालिटी मतलब एक और इसका ड्रॉबैक है कि पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं तो है। पूरे बाइक में है कि ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है जहाँ पे ये रस्टिंग वगैरह पेंट निकल रहा है? अभी आपने एग्जॉस्ट देख लिया, हाँ, वो नट वगैरह पे हो गया। नट पे देख लिया, हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे जो इनके क्लिप्स लगे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इनके जो क्लिप्स लगाए हैं यहाँ पे, इन्हें भी रस्टिंग हो रही है, जो पाइप्स को होल्ड करती है। राइट। अब जैसे इनमें रस्टिंग हो रही है तो अभी तो चलो इतना इशू नहीं होगा, बट ये पाइप धीरे धीरे करके ये पाइप भी वो खराब कर देंगे ना। और अगर ये पाइप कहीं ऐसा ना करो लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, कहीं पाइप जंग की वजह से टूट गई, हाँ, तो फिर क्या करोगे आप इसका? राइट। तो मतलब पेंट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लोहा यूज तो किया बट उस लोहे को मेंटेन करने के लिए जो पेंट क्वालिटी की यूज मतलब चाहिए होती है वो उन्होंने अच्छे से यूज नहीं अच्छे करी। से यूज नहीं करी। आई डोंट नो, मतलब शायद मैंने ऐसे पहले कभी किसी बाइक में देखा नहीं था, ये इसी में देख रहा हूँ मैं, और पता नहीं कि पहले किसी ने बोला भी नहीं है। मैंने इसको लेने से पहले यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने, सब अच्छे रिव्यूज दे रहे थे, और मेरे को भी लगा कि चलो बढ़िया है, बट जब मैंने खुद ली तो मेरे को पता लग रहा है नेगेटिव्स है, और सीरियस नेगेटिव्स है। ऐसा नहीं है कि ऐसी जो चीज़ें इग्नोर कर दो, बहुत ज़्यादा सीरियस नेगेटिव्स हैं। राइट, क्योंकि काफी सारी ये आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं। पेंट क्वालिटी हाँ, बहुत मैटर करती है, स्पेशली रेट्रो लुकिंग बाइक्स में जहाँ पे मतलब ये मेटल यूज होता है, मेटल पार्ट्स यूज होते हैं। क्योंकि अब कोई आदमी अगर कोई बाइक लेता है तो सिर्फ 2-3 साल के लिए लेता है, कम से 5-10-15 सालों के लिए लेता है, और इसकी रशिंग 7वें महीने में निकल आने लगी है। तो एक साल भी नहीं हुआ है अभी। एक साल भी नहीं हुआ, तो मेरे को लग रहा है 2-3 साल में इसको मतलब पेंट कराना पड़ेगा मुझे। और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है विश्वास भाई बाइक में? जैसे अभी मैंने आपको हैंडल बार मिरर्स के बारे में बताया था, लुक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बट जहाँ आप इनको यूज करने यूजेबिलिटी आती है, पहले तो अगर जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा कर रखा हूँ, अब मुझे यहाँ से आगे पीछे करनी है, तो मैं जैसे इसको इस तरह मोड़ूंगा ना, ये मिरर देखना अभी इस साइड लग रहा है मेरे को, रिस्ट में लग रहा है, रिस्ट पे लग रहा है। इनफैक्ट ये शीशा मैंने नीचे भी कर रखा है। अच्छा, ये पहले इतना ऊपर था, बट ये मैंने नीचे करा हुआ अभी। तो ये मेरे को अभी भी जुटता है, मैं इससे ज़्यादा हैंडल नहीं मोड़ सकता। अगर मुझे मोड़ना है तो मेरे को हैंडल ऐसे पकड़ना पड़ेगा और फिर ऐसे पुल करना पड़ेगा। और वही पुशिंग में अगर मैं करूँगा तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, मेन इधर ही पड़ता है लेफ्ट साइड पे। तो ये तो इसके हैंडल बार मिरर्स में हो गया। सेकंड इसका जो ड्रॉबैक है मिरर्स का, वो ये कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जो हम नॉर्मल रियर व्यू मिरर्स यूज़ करते हैं जो साइड में लगे आते हैं, उनका ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस वजह से क्या होता है, आपको एक तो व्यू ज़्यादा मिलता है, और सेकंड ये कि आप उसको 360 डिग्री में सेट कर सकते हो। बट ये ऐसा है कि आप इसको सिर्फ लेफ्ट टू राइट ऐसे सेट कर सकते हो, बस ये इधर इधर घूमता है, बस ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये इसमें नेगेटिव मेरे को मिला, क्योंकि मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे मिरर, क्योंकि अभी मैं कभी लॉन्ग रूट्स पे या कहीं घूमने भी जाता हूँ तो मेरे को मिरर एक नज़र में नहीं दिखता, मेरे को ऐसे बार बार खुद का एडजस्ट करना पड़ता है मिरर। मतलब आपकी आई साइड जो है वो रोड से हटके फिर आपको मिरर पे ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देना पड़ता है। दैट कैन बी फेटल। अगर आप हाईवे स्पीड्स पर चल रहे हो तो विद इन अ मिली सेकेंड आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ 100 से नीचे कोई चलती ही नहीं है। तो ये थे बाइक के सारे नेगेटिव्स। विश्वास भाई अभी बात कर लेते हैं बाइक के मेंटेनेंस पे। कितनी सर्विसेज इसमें हो चुकी हैं और क्या सर्विस कॉस्ट आई है आपके अभी तक? बाइक में अभी तक 2 सर्विसेज करा चुका हूँ। पहली जो थी वो थी इसकी पहले 500 किलोमीटर पे, 500 की 1000 थी, मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, वो थी सर्विस। और उसके बाद सेकंड जो थी वो मेरी 6 मंथ के बाद हुई थी। 6 मंथ या 5000 किलोमीटर के बाद हुई थी। और कॉस्ट जो थी वो फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट आई थी वो 1600 के अराउंड आई थी, एंड सेकंड टाइम जो कॉस्ट आई थी वो 1800 की 1700 के बीच में थी ऐसी कुछ। तो इसमें क्या 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 कॉस्ट इंक्लूडेड है? इंजन ऑयल और कुछ इंजन ऑयल और बाकी आपका बस ऑयल फिल्टर वगैरह? ऑयल फिल्टर कुछ नहीं, बस इंजन ऑयल चेंज करते हो और बाइक साफ करके दे देंगे आपको, धो के दे देंगे, बस इतना रहता है इसमें। मतलब 1600 to 1800 लगभग कॉस्ट आती है एक सर्विस की। तो विश्वास भाई बाइंग एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा है आपका जावा के साथ अभी तक? पहली बारी में जब मैं गया था तो उस टाइम तो जिन्होंने वहाँ पे हमें अटेंड करा था, उन्होंने पहली बारी में सारे फीचर तो बताए नहीं थे उन्होंने, मतलब उनसे एक एक करके पूछा था मैंने, मतलब पूछने पड़ रहे थे आपको पूछने पड़ रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं और पूछने पड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने बताया था। तो पहली बारी तो वैसा हो गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे अभी आप बाइक देख रहे हो ना, इसमें कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगी हुई थी। कंपनी जो होती है वो एक तरह से आपको नेक्ड बाइक देती है, कुछ नहीं देती, बस आपको मिरर लगे हुए मिलते हैं, लेग गार्ड नहीं मिलता आपको, लेग गार्ड नहीं मिलता, सारी गार्ड नहीं मिलता, ये पिलियन राइड पिलियन बैक रेस नहीं है, पिलियन बैक रेस बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वाली में, क्योंकि इसका जो पिकअप है ना वो इतना ज़्यादा है कि मैं इनफैक्ट अभी फादर के पीछे जब मैं बैठा था तो मैं खुद गिरने वाला था एक बार। अच्छा, तो विदाउट बैक रेस नहीं था? विदाउट बैक रेस, जब बैक रेस नहीं था, हमने बैक रेस भी बाद में लगाया था जब हमें खुद लगा कि नहीं इसकी ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, अगर आप ऐसी बाइक ले रहे हो जावा 42 तो बैक रेस ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि पीछे वाले को हमेशा गिरने का डर होता है। इनफैक्ट मैंने एक दिन अपने फ्रेंड को भी बिठाया था और हुआ क्या था कि वो पीछे लेट ही गया था पूरा, उसकी टांगे जो थी वो आगे की तरफ आ गई थी पूरी। अच्छा, तो और वो कहाँ की बात है, वो मेरे ख्याल से हम 20 पे भी नहीं गए थे, वो एकदम से पिकअप की बाइक की पिकअप बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने पिकअप एकदम से बढ़ाई और वो बंदा एकदम पीछे हो गया था।
तो इसमें ये फैक्टर भी आपका प्ले कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो सीट है बाकी में थोड़ा स्टेप अप सीट होती है, तो मतलब ऐसे झुकी हुई रहती है, तो आप राइडर आगे झुक के बैठता है। इसमें पूरा फ्लैट है तो राइडर आराम से बैठता है, जैसे ही हल्का लगेगा तो पीछे गिरने का डर। इसका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि उसको ना कंफर्टेबल है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा गाड़ी को खींचोगे, पिकअप मतलब रेस दोगे तो पीछे गिर सकता है। बैक रेस जरूरी है, ठीक है। तो बैक रेस नहीं मिलता, साइड गार्ड नहीं मिलता, एंड आपने बताया ये लेग गार्ड आपने वो लगवाया है। ये सब एसेंशियल्स है जो आपको एवरीडे यूज में चाहिए होते हैं। आप कितना खर्चा लगभग इसमें आया होगा? मुझे अप्रॉक्स शायद 8 कि 9 हज़ार रुपए के पड़े थे टोटल। कंपनी से ही करवाया था आपने? कंपनी से करवाया था मैंने। ये ओवर एंड अबव जो भी आपने बाइक का प्राइस दिया वो है 8-9 हज़ार, आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, तो ये बाइंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खराब बनाता है, क्योंकि आप एक तो बाइक भी लेने जाओ और ये एसेंशियल चीज़ें जब आपको लगानी पड़े तो ऑब्वियसली मतलब कुछ दे भी नहीं रहे उसके साथ, तो वो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट भी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये आपको बिना एक्सेसरीज की पड़ी थी 2,21,000 की, विद एक्सेसरीज 2,29,000 कुछ, मतलब अप्रॉक्स आप लगा लो तो 2,30,000 की पड़ गई है आपको। 2,30,000 ऑन रोड प्राइस पड़ा आपको, इंश्योरेंस वगैरह और एक्सेसरीज जोड़ के। ठीक है। एंड आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था विश्वास भाई जब आप सर्विस करवाने गए? सर्विस सेंटर वाले बहुत ज़्यादा पोलाइट है, वो मतलब आपसे, मैं 2 बार गया, दोनों बार उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूछा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बाइक में, कोई दिक्कत है कुछ, मतलब मुझे खुद जाके पहले बोलना नहीं पड़ा कि मेरे को दिक्कत है, वो इनफैक्ट खुद ही पूछता। सर्विस वाले हैं उनका काफ़ी पेशेंट है वो, काफ़ी ज़्यादा। तो विश्वास भाई अभी तक आपको ये 6-7 महीनों में कोई मेजर प्रॉब्लम आई है बाइक में अदर देन मतलब ये पेंट स्कीम? मेरी फर्स्ट सर्विस के कुछ महीने तक बाद में भी, मतलब फर्स्ट सर्विस जैसे मेरी पहले महीने हो गई थी, तो अगले 2-3 महीने तक भी ऐसा हुआ था कि इसका जो पावर सर्किट था ना, जो पावर डिलीवर करता था, वो क्या करता है बीच में बंद हो जाता था। मतलब बाइक जैसे चल रही है नॉर्मल रोड पे, आप 30-40 की स्पीड पे हो, बाइक क्लच लोगे एकदम से बंद हो जाती थी। अच्छा, अपने आप ही बंद हो जाती थी वो। तो बाद में क्या हुआ कि अभी जब मैं लास्ट टाइम सर्विस कराई तो उन्होंने इसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था वो ठीक करा, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा इसका, उसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मतलब वो पहले आपको सॉफ्टवेयर में ड्रॉबैक था, क्योंकि कंपनी ने अब ठीक कर दिया है। देखिए ये मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप हाईवेज पर अगर नॉर्मल चलते बंद हो जाती है, क्लच लोगे एकदम से बंद हो जाती थी। ओके। तो विश्वास भाई अभी तक माइलेज कितना मिल रहा है आपको जावा 42 में? अगर आप नॉर्मल चलाते हो, मतलब रेस ज़्यादा नहीं देते हो, तो 31 से 32, और नहीं तो फर्स्ट सर्विस से पहले जो मेरे को माइलेज मिली थी वो 8 से 9 किलोमीटर मिल गई थी। 8 से 9 किलोमीटर एक बाइक में? एक बाइक में इतना हो गया था। उसका मेन कारण ये था कि एक तो एक डबल एग्जॉस्ट में आती है, तो इसका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि पिकअप ज़्यादा देगी तो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेगी। तो उस टाइम नहीं थी, तो गियर्स का इतना वो ज़्यादा नॉलेज नहीं हो रहा था, और रेस पूरी दे रहे थे, तो उसमें माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। फिर बाद में जब फर्स्ट सर्विस हुई उसके बाद माइलेज थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ, और फिर उसके बाद खुद भी जैसे चलाने लगा तो मैंने भगाने बंद कर दी थी। नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हूँ, क्लच छोड़ के हल्की सी रेस दे रहा हूँ, उस पर 31-32 तक खींच देती है, 31 to 32 दे देती है। ठीक है। बाकी कंपनी जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा 2-3 किलोमीटर ज़्यादा क्लेम करती है, बट उतना देता नहीं है, क्योंकि अब एक नॉर्मल आदमी अगर चलाता है बाइक को तो अकेला नहीं जाता, या तो उसका सामान होगा तो कोई पिलियन होता ही है, तो एडिशनल वेट जो होता है वो कहीं ना कहीं माइलेज को कम कर देता है। तो विश्वास भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, क्या आप जावा 42 2.1 दूसरों को रिकमेंड करोगे? अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको सोलो राइडिंग करनी है, अकेला ही घूमने जाना है, ग्रुप है उसका, लेकिन राइड अकेले ही करेगा वो आदमी, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है। 2 कारण है, पहले तो 300 सीसी में जो ये पावर देता है वो, और सेकंड ये कि इसमें जो बाइक अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद से बाइक ना, अगर कहते हैं कि अगर कम ऑक्सीजन वाले एरियाज़ में भी जा रही है तो खींच लेती है, मतलब बंद नहीं पड़ती। जैसे हम पहाड़ों में हाइट में जाते हैं तो बाइक क्या होती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है तो बाइक बंद हो जाती है, बट ये नहीं होती, ये लेट होती है, पर होती ये भी है, बट लेट होती है, थोड़ा कम वो मैनेज होता है, इसमें एडजस्ट हो जाता है। बाकी अगर आप इसको फैमिली यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, आपको अगर घर में आपके कोई पेरेंट्स है या हस्बैंड या वाइफ, कुछ भी आपको कोई ऐसा रिलेटिव वगैरह जिसको आपको रेगुलर बिठाना है, रेगुलर यूज़ में आपको किसी न किसी को पीछे बिठाना है, या बहुत ही हैवी सामान रखना है आपको, तो ये बाइक मत लेना, क्योंकि भाई ये मेन स्टैंड जो उसका बार बार लगता रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर आप इसका मेन स्टैंड हटा भी दोगे ना, उसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा ऊंचा आ गया तो मेन स्टैंड से ये कि इसका एग्जॉस्ट बच जा रहे थे, मेन स्टैंड नहीं होगा तो जो फोर्स पड़ेगा वो सीधा इसका एग्जॉस्ट पे ही पड़ेगा, तो एग्जॉस्ट निकलने के चांस हो जाएंगे उसके बाद। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैमिली यूज़ के लिए ले रहे हो तो मत लें। सोलो राइडिंग के लिए बेस्ट बाइक है, पिकअप बहुत प्यारा है, माइलेज भी ठीक देती है, अगर आप आराम से चलाओ तो। जहाँ आपने भगानी शुरू भी करी तो वहाँ खत्म है बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो एक रेट्रो लुकिंग मॉडर्न बाइक लेना सोलो पर्पस के लिए, तो विश्वास भाई बिल्कुल ये बाइक रिकमेंड करते हैं आपके लिए। बट अगर आपको फैमिली पर्पस के लिए एक बाइक चाहिए तो विश्वास भाई इस बाइक को रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड अगर इस बाइक से जावा 42 2.1 से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखनी है तो विश्वास भाई का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है HP 74 ठाकुर के नेम से,
तो वहाँ पे आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जावा 42 2.1 से। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।